हेलो दोस्तों, आप सभी को ऑल वीडियो हेयर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में यानी पिछले क्लास में वर्ण प्रकरण और उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद हमने कहा था कि वर्ण से संबंधित जो पॉइंट होगा, जो टॉपिक होगा, संधि प्रकरण जिसको कहते हैं, जहां से एग्जाम में, संस्कृत एग्जाम में 5 से 6 नंबर का सवाल प्रत्येक वर्ष पूछते हैं, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके विषय में हम लोग जानेंगे, यानी संधि किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कौन कौन से सूत्र होते हैं, सारे चीज को हम बढ़िया से जानेंगे। और प्रत्येक वर्ष संधि से 4 से 5 नंबर के सवाल पूछते ही पूछते हैं, कभी कभी 6 भी पूछ देता है। तो उस संधि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, बिल्कुल बारीकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण, इसका संबंध सीधा वर्ण से है। अगर संधि को बढ़िया समझना है तो वर्ण पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। संधि प्रकरण, अब हम लोग ध्यान देंगे इसके टॉपिक की ओर। संधि प्रकरण, तो सबसे पहला सवाल हम लोगों के सामने है कि संधि कहते किसको हैं। संधि कहते किसको हैं? तो इसका जो परिभाषा होता है, वर्णानम परस्परम, वर्णानम परस्परम विकृति, वर्णानम परस्परम विकृति मत संधानाम, मत संधानाम, वर्णानम परस्परम विकृति मत संधानाम इति संधि कथ्यते, इति संधि कथ्यते। कहता है वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानाम इति संधि कथ्यते। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि वर्णानम परस्परम विकृति मत संधानाम इति संधि कथ्यते, अर्थात वर्णों को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। कहता है कि वर्णों को मिलने से, वर्णों को मिलने से, वर्णों को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वर्णों को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ये हमारा परिभाषा है। कह रहा है कि वर्णों को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, वर्णों को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं या फिर 2 से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं, जो विकार उत्पन्न होता है, विकार कहें तो परिवर्तन, जो बदलाव आता है, उसी को हम संधि कहते हैं। तो कह रहा है परिभाषा, वर्णानाम परस्परम विकृति, वर्णों के परस्पर मिलने से, मत संधानाम मिलने से, विकृति अर्थात जो विकार उत्पन्न होता है, इति संधि कथ्यते, उसे ही हम संधि कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिल जाते, इस प्रकार से इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है या फिर जो बदलाव आता है, उसे हम संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है, फिर जो बदलाव होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। अब संधि का मतलब योग होता है। संधि का मतलब योग होता है। संधि का अर्थ योग होता है। योग कहे तो इसे हम जोड़ भी कह सकते हैं, इसे हम अंग्रेजी के अनुसार ऐड भी कह सकते हैं। और संधि को हम जिस चिन्ह से सूचित करते हैं उसे हम धन चिन्ह कहते हैं। धन कहे तो प्लस के चिन्ह से इसको सूचित करते हैं। संधि का अर्थ योग, जोड़, अंग्रेजी के अनुसार ऐड कह सकते हैं। इसका चिन्ह होता है धन, अर्थात प्लस बोलते हैं।
कह रहे संधि में योग और जोड़, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे संख्याओं को नहीं जोड़ते हैं, बल्कि यहाँ पे वर्णों का योग होता है, वर्णों का संयोग होता है, तब जाकर के संधि कहलाता है। तो अब हम लोग संधि के बारे में विस्तार से और चर्चा करेंगे। इसके बारे में पढ़ना है, इसके बाद में पढ़ना है संधि के प्रकार, आखिरकार संधि होते कितने प्रकार के हैं। लेकिन सबसे पहले कहता है कि वर्णों को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि यथा की अगर बात किया जाए, एक एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, तो पहला नंबर है राम जोड़ अवतारः। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, राम जोड़ अवतारः। इस पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो यहां से अगर हम मां को बाहर निकालते हैं, एक नियम बिल्कुल आसान सा, कि जब भी हम संधि करते हैं, संधि का मतलब जोड़ते हैं, जब भी हम संधि करते हैं तो प्लस के पहले, धन चिन्ह के पहले सबसे अंतिम वाले वर्ण को हम बाहर निकाल लेते हैं। जब भी हम संधि करते हैं प्लस के पहले सबसे अंतिम वाले वर्ण को हम बाहर निकाल लेते हैं, और प्लस के बाद में सबसे पहले वर्ण को बाहर निकालते हैं। प्लस के पहले अंतिम वाले वर्ण को बाहर निकालते हैं, और प्लस के बाद में पहले वर्ण को हम बाहर निकालते हैं। तो प्लस के पहले सबसे अंतिम वाले वर्ण को यहां से बाहर निकाल लेते हैं, मां को हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर मां को दो भाग में तोड़ दिया जाए तो मां हलंत प्लस अ, अर्थात हमने सबसे अंतिम वर्ण अ को बाहर निकाला। इसके बाद प्लस के बाद में से पहले वाले वर्ण को बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात अ। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो अ धन अ, तो अ और अ मिलके जाहिर सी बात है बाबू यहाँ पे अ बनाता है, अ और अ मिलके आ बनाता है, यानी ह्रस्व मिलकर के दीर्घ बनाता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा गया है राम, तो हम लोग राम लिख लेंगे। अब दोनों अ और अ मिलके यहाँ पे आ बना रहा है, इसीलिए यहाँ पे आ को जोड़ देते हैं, बाकी यहाँ बच गया वतारह। दोनों मिल जाएगा तो बनेगा राम वतारह, अर्थात दो वर्णों को मिलने से, दो वर्ण कौन कौन, यहाँ पे अ और अ आपस में मिल रहा है, जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यहाँ पे आया, परिवर्तन यहाँ पे आया, इसी को हम संधि कहते हैं, इसी को हम संधि कहते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है संधि के प्रकार। तो अगर किसी को ये समझ में अगर नहीं आए होंगे तो आगे जब संधि के प्रकार पढ़ेंगे और वहां जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वहां भली भांति समझ में आ जाएगी, लेकिन आशा करते हैं कि यह समझ में आ गई होगी। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार संधि तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार संधि तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार संधि जो होते हैं वह तीन प्रकार के हैं। संधि तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला जो है उसे हम लोग अच संधि कहते हैं। सबसे पहले वाले को अच संधि कहते हैं। अगर इसी को हिंदी में कह दिया जाए तो हम इसे स्वर संधि कहते हैं। अच संधि को हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। अच संधि को हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। और दूसरा हमारा है हल संधि। हल संधि, और हल संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अच संधि को स्वर संधि और हल संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा और सबसे अंतिम जो है, तीसरा और सबसे अंतिम का नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो संधि तीन प्रकार के हो गए, अच संधि अर्थात स्वर संधि, हल संधि अर्थात हो जाएंगे यहाँ पे व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो संधि तीन प्रकार के, अच संधि कहने का मतलब स्वर संधि, हल संधि इसका मतलब व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा है विसर्ग संधि। तो अब इन तीनों संधि के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर हमारा जो है वह अच संधि है, कहे तो स्वर संधि है। अच संधि को हम स्वर संधि भी कहते हैं। चलिए विद्यार्थी जी ध्यान दिया जाए, सबसे पहला नंबर है अच संधि। अच संधि
यह बिल्कुल ही आसान होता है अगर ध्यान से समझाया जाए तो। ध्यान से अगर हम समझते हैं तो बिल्कुल ही इस टॉपिक में आग लगा देंगे, इसमें कोई दम नहीं है, जलने में धू धू करने में भी देरी नहीं लगेगी। तो अच संधि को हम कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि। तो सबसे पहले हम तीनों संधि की परिभाषा को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद उसके प्रकार की और उसके उदाहरण की ओर हम चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर है अच संधि। कहता है कि दो समान स्वर मिलकर, या फिर यहां पे कहता है कि दो स्वर वर्ण जब आपस में मिलते हैं, दो स्वर वर्ण जब आपस में मिलते हैं, दो या फिर हम कह सकते हैं कि दो से अधिक, दो या दो से अधिक जब स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम अच संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। या फिर सिंपल सी भाषा में स्वर वर्णों को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा, बिल्कुल आसान से हम लोग स्वर वर्णों को मिलने से या फिर अच वर्णों को मिलने से, स्वर वर्णों को मिलने से, स्वर वर्णों को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर वर्णों को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। कहता है कि स्वर वर्णों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जब स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और यह स्वर वर्ण दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन इस बात पर हमें ध्यान रखना है कि स्वर संधि में स्वर वर्ण के साथ हमेशा स्वर वर्ण ही जुटेगा, स्वर संधि में स्वर वर्ण के साथ हमेशा स्वर वर्ण ही जुटेगा, स्वर संधि में स्वर वर्ण के साथ हमेशा स्वर वर्ण ही जुटेगा। इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। जैसे कि इसका अगर हम फॉर्मूला अगर तैयार करते हैं तो कुछ इस प्रकार से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी स्वर वर्ण धन स्वर वर्ण, स्वर वर्ण धन स्वर वर्ण, अब दोनों को मिला दिया जाए तो जो बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण धन स्वर वर्ण और जो मिल के बनेगा उसे हम कहते हैं स्वर संधि। स्वर वर्ण धन स्वर वर्ण और जो मिल के बनता है वही स्वर संधि होता है। तो ये पहला हमारा था अच वर्ण, इसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो हमने कहा कि पहले तीनों का परिभाषा क्लियर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड नंबर का नाम है हल संधि। तो चलिए हम लोग हल संधि की ओर प्रवेश करते हैं। दूसरा नंबर है हल संधि, इसे हम व्यंजन संधि भी कहते हैं। हल संधि, इसे हम व्यंजन संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि भी कहते हैं। चलिए, तो विद्यार्थी जी हमारे पास एग्जाम के कम समय रह गए हैं और कम समय में ही संस्कृत व्याकरण को और संस्कृत की किताब को पूरी तरह कवर करना है। और हमने संस्कृत के क्रैश कोर्स पढ़ाने शुरू किए हैं। इसमें विशेष तौर से आप लोग को संस्कृत व्याकरण, संस्कृत किताब की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो पूरी तरह से लगन और मेहनत से हम लोग लगे रहेंगे। चलिए आगे की हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है हल संधि, जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसका परिभाषा कहता है कि हल वर्ण के साथ अर्थात व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण को मिलने से, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, उसे
व्यंजन, या फिर इसे हम हल संधि भी कह सकते हैं, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। यहां पे कह रहा है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण भी मिल सकता है और व्यंजन वर्ण भी मिल सकता है। जैसे कि हमने स्वर वर्ण में पढ़ा कि स्वर के साथ केवल स्वर ही मिलेगा, जैसे कि पढ़ा हम लोगों ने स्वर वर्ण में स्वर वर्ण के साथ केवल स्वर वर्ण ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे व्यंजन वर्ण के साथ स्वर और व्यंजन दोनों आ सकता है। इस पर हमें ध्यान देनी है। अगर इसके हम फॉर्मूला की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, व्यंजन वर्ण धन स्वर या व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण धन स्वर या व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण धन स्वर या व्यंजन वर्ण। अब दोनों को अगर मिला देते हैं और जो यहाँ पे बनकर तैयार होता है ना, उसे ही हम व्यंजन संधि अर्थात हल संधि कहते हैं, उसे ही हम व्यंजन संधि अर्थात हल संधि कहते हैं। तो कह रहा है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण को मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो फॉर्मूला पे हम ध्यान रखेंगे, व्यंजन वर्ण धन स्वर या व्यंजन वर्ण बराबर व्यंजन संधि। आशा करते हैं सूत्र जो है आपका दूसरा जो परिभाषा है आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग तीसरे नंबर की ओर प्रवेश करते हैं। तो तीसरा हमारा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, क्या कहता है। इसमें कहता है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण को मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। कह रहा है कि विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन को मिलने से, स्वर या व्यंजन वर्ण को मिलने से, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण को मिलने से, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। यहां पे कह रहा है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन को मिलने से, अर्थात कहने का मतलब कि विसर्ग के साथ स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, विसर्ग के साथ स्वर वर्ण भी आ सकता है और व्यंजन वर्ण भी आ सकता है। अब दोनों में से कोई अगर आ जाए और जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम कहते हैं विसर्ग संधि। अगर इसके फॉर्मूला की अगर हम ध्यान दे देते हैं तो आशा रखते हैं कि बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो कहता है विसर्ग के साथ, यानी अह के साथ, विसर्ग को हम अविसर्ग अह भी कहते हैं, विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन वर्ण, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि विसर्ग के साथ स्वर वर्ण भी आ सकता है और विसर्ग के साथ व्यंजन वर्ण भी आ सकता है। और जब दोनों मिलेंगे और जो परिवर्तन आएगा, जो बदलाव आएगा ना, उसी को हम कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के जितने भी सूत्र हैं, जितने भी नियम हैं 5, 6, 7, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने तीनों परिभाषाओं को क्लियर किया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिलेगा, व्यंजन संधि में पढ़ा व्यंजन वर्ण के साथ स्वर और व्यंजन दोनों मिल सकता है।
और विसर्ग संधि में पढ़ा कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन दोनों आ सकता है। अब हम लोग स्वर संधि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि स्वर संधि के प्रकार, और स्वर संधि को हम जानते हैं कि इसे अच संधि भी कहते हैं। तो स्वर संधि के प्रकार, और स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर, अगर याद रखने की अगर हम बात किया जाए तो इसके लिए एक ट्रिक छोटा सा दम बिल्कुल आसान सा सिंपल सा है। दीर्घ आयुग भव। हालांकि संस्कृत में तो सूत्र का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन कैश को पढ़ रहे हैं, समय थोड़ा कम है, तो अगर ये कम समय में याद हो जाए तो काफ़ी अच्छी बातें होती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो कहता है दीर्घ आयुग भव। यहाँ से सबसे पहली बात कि दीर्घ को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे कहा देते हैं दीर्घ संधि। ये हमारा पहला नंबर हो गया, दीर्घ संधि। और दूसरा यहाँ से है तो आयादी संधि। आयादी संधि, एक सेकेंड, आयादी संधि। संधि। और यहाँ तीसरा है य, तो इसे हम बोलते हैं यन संधि, य से यन संधि। और यहाँ पे ग दिखाई दे रहा है तो गुण संधि। और पांचवा यहाँ भ से कुछ नहीं, और पचमा व से होता है वृद्धि संधि। तो संधि 5 प्रकार के, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। अगर हम इसको व्यवस्थित क्रम में अगर सजा देते हैं तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, गुण संधि। तीसरा है यन संधि। और चौथा होता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और सबसे अंतिम और 5वां का नाम है आयादी संधि। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यन संधि, चौथा वृद्धि संधि, 5वां आयादी संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि। पहला नंबर दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि। दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि और आयादी संधि, ये स्वर संधि के 5 प्रकार हो गए। अब हम इन सबके प्रकारों के बारे में जानेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे हम लोग, और ध्यान से इधर इस पर देखेंगे हम लोग ताकि अच्छे से समझ में आए, तभी हम इस संधि में बढ़िया से आग लगा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, अगर इसके संस्कृत में हम परिभाषा की अगर बात करते हैं, या हम संस्कृत में इसके परिभाषा को सूत्र भी कह देते हैं, तो इसका होता है, हम लोग लिखते हैं अकह, अकह स्वर्णे दीर्घ, अकह स्वर्णे दीर्घ, अकह स्वर्णे दीर्घ। इसका परिभाषा है अकह स्वर्णे दीर्घ, अकह स्वर्णे दीर्घ। अर्थात कहता है कि 2 समान स्वर मिलकर, 2 समान स्वर मिलकर, 2 समान स्वर मिलकर, 2 समान स्वर मिलकर प्रायः दीर्घ स्वर बन जाते हैं।
दीर्घ स्वर बन जाते हैं, बन जाते हैं। कह रहा है कि दो समान स्वर मिलकर, यानी दो एक जैसे दिखने वाले स्वर मिल जाते हैं तो वह दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते। अक्का स्वर न दीर्घ कहता है कि दो समान स्वर मिलकर के प्रायः दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अगर इसमें हम फॉर्मूला को ध्यान दिया जाए, फॉर्मूला 2 नंबर का हर एक वर्ष पूछा जाता है एग्जाम में, तो उस सूत्र को हमें विशेष तौर से याद रखेंगे ताकि एग्जाम में बनाने में हमें काफी सहूलियत हो। तो सबसे पहले कह रहा है कि दो समान स्वर यानी अ के साथ अगर हम आ को जोड़ देते हैं तो यहां पे आ बनाता है। अगर यहां पे आ को पहले रखते हैं और बाद में आ को रखते हैं तो जाहिर सी बात यहां पे भी आ बनाता है, और यहां पे आ को पहले रखते हैं आ को बाद में तो आ बनाता है। इसी प्रकार से आ धन आ जोड़ देते हैं तो आ बनाता है, यानी अ जोड़ अ बराबर आ और आ जोड़ आ बराबर आ बनता है। इसके बाद ये तो पहला था। अब दूसरा नंबर पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हरस्वई धन हरस्वई मिल के बनता है दीर्घई। अगर पहले हरस्वई उसके बाद में धन के बाद यहाँ पे दीर्घई तो मिल के बनेगा दीर्घई। अगर दीर्घई को पहले रखा जाए हरस्वई के पीछे बाबू तो यहाँ बनेगा दीर्घई, और दीर्घई धन दीर्घई बराबर यहाँ बनता है दीर्घई। तो हरस्वई धन हरस्वई बराबर दीर्घई, दीर्घई धन दीर्घई बराबर दीर्घई। अगर तीसरा सूत्र की इसमें हम बात करते हैं तो हरस्वऊ धन हरस्वऊ बराबर यहां बनेगा दीर्घ ऊ। अगर सबसे पहले यहां पे हरस्वऊ को आगे रखते हैं और पोछी वाले दीर्घ ऊ को पीछे रखते हैं तो यहां बन के भी आता है दीर्घ ऊ। अगर यहाँ पे दीर्घ ऊ को पहले रख दिया जाए हरस्व ऊ को पीछे तो जो बन के आवेगा दीर्घ ऊ। अब यहाँ पे अंतिम पॉइंट दीर्घ ऊ धन दीर्घ ऊ बराबर बनता है हमारा दीर्घ ऊ। ये हैं इसके 3 फॉर्मूले कि आ धन आ बराबर आ और आ धन आ बराबर आ, हरस्वई धन हरस्वई बराबर दीर्घई और दीर्घई धन दीर्घई बराबर दीर्घई। हरस्वऊ धन हरस्व बराबर दीर्घऊ और दीर्घऊ धन दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ बन के आवेगा। इसके बाद अगर इसमें यथा की हम बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, विशेष तौर से एग्जाम में यथा ही पूछ जाते हैं, इसीलिए यथा पर हमें विशेष तौर से ध्यान देना है, बारीकी से समझना है, बढ़िया से समझना है। यथा, यथा को हम हिंदी में जैसे कहते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल बिल्कुल आसान सवाल, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी है। अब कहता है इसे हल करना है। विद्या जो अर्थी, हमने नियम पढ़ाया कि जब भी संधि करते हैं प्लस के पहले अंतिम वाले वर्ण को खींच कर बाहर निकालते हैं, अगर ना निकले जबरदस्ती खींच के बाहर निकालते हैं, चाहे जैसे बाहर निकलो। तो यहां से आ को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि प्लस के बाद में पहले वाले वर्ण को बाहर निकालते हैं, तो यहां से आ को हमने बाहर निकाल लिया। अब आ धन अ आपके सामने है, आ धन अ बराबर यहां पे आ बनता है, इसीलिए यहां पे आ, तो आ धन अ बराबर आ बनता है। अब यहां पे कह रहा है कि विद्या अर्थात ध, अब हमको जोड़ना क्या है आ, तो यहां पे आ की मात्रा को हम जोड़ देते हैं, बाकी यहां थी अर्थी बचता है, इसीलिए मिल के बन जाएगा विद्यार्थी है। तो पहला एग्जाम्पल था विद्या जो अर्थी बराबर विद्यार्थी, यहां से आ को बाहर निकालेंगे, आ को बाहर निकालेंगे, आ धन अ बराबर आ बनेगा, विद्यार्थी बन जाएगा। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि विद्यार्थी में कौन कौन से वर्णों की संधि हुई है, तो हम बोलेंगे आ धन अ की संधि हुई है। और विद्यार्थी कौन सा संधि है, तो स्वर संधि है। अब स्वर में भी कौन सा है, तो दीर्घ संधि है।
अब हम लोग दूसरे टाइप के एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यह एग्जाम्पल पहले टाइप का था, टाइप 1। अब हम लोग सेकेंड टाइप की ओर चलते हैं। अगर आप लोग को बनाने की इच्छा अगर हो पहले टाइप से, तो सवाल यहां पे लिख देते हैं, क्वेश्चंस यहां पे 2-3 लिख देते हैं ताकि आप लोग अपने से बना सके। दूसरा नंबर यहां पे महाजोड़ अवतारः, और तीसरा नंबर है राम जोड़ अवतारः, और एक और चौथा नंबर महाजोड़ आलयः। अगर आपको बनाने की इच्छा होगी तो बिल्कुल इस प्रकार से तोड़ करके आप खुद से बना सकते हैं। यह फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए दीर्घ संधि में। अब सेकेंड टाइप पे हम लोग ध्यान देते हैं, टाइप 2। टाइप 2 क्वेश्चन कहता है नदी जोड़ ईस, नदी जोड़ ईसह, नदी जोड़ ईसह, इसको हमें हल करना है, इसको बनाना है, इसको संधि करना अर्थात जोड़ना है। टाइप 2 है। तो कह रहा है नदी जोड़ ईसा, तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे कि प्लस के पहले अंतिम वाले वर्ण को बाहर निकाल लेते हैं और प्लस के बाद में पहले वाले वर्ण को बाहर निकाल लेते हैं। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा कि अगर नई नई दुल्हन जो होती है इधर से अगर घूंघट ओढ़ती है तो इसे हम हरस्वई कहते हैं। अगर कभी यही दुल्हन जो होती है अगर इधर से उल्टा घूंघट अगर ओढ़ लेती है तो इसे हम दीर्घई कहते हैं। तो ये तो अपनी बात की बात रह गई, ह्रस्व और दीर्घई की मात्रा। अब हम लोग ध्यान देते हैं आगे की ओर। तो यहां सबसे पहले दीर्घई को हम बाहर निकालें क्योंकि घूंघट इधर से ओढ़ी हुई है, ये दीर्घई की मात्रा है और ये हमारा ह्रस्वई है। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं दीर्घई धन ह्रस्वई, तो इसके लिए सूत्र हमने लिखवाया है, आप लोग बताएं भी हैं। दीर्घई और धन ह्रस्वई मिल के बनता है यहां दीर्घई, दीर्घई धन ह्रस्वई मिल के बनेगा हमारा दीर्घई। तो कह रहा है दीर्घई धन ह्रस्वई मिल के यहां बनेगा दीर्घई। अब यहां पे लिखा गया है न और द, हम लोगों को जोड़ना है दीर्घई, अर्थात इधर से जुटेगा और बाकी यहां पे है स, दलावी श, तो बन जाएगा नदीश। ये हमारा सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल था। नदी जोड़ ईश मिल के बनता है नदीश, दीर्घई धन ह्रस्वई मिल के बनेगा दीर्घई। अगर इसके दूसरे टाइप का अगर क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दे दिया जाए तो आशा रखते हैं कि आपसे बनेगा। तो इस प्रकार मही जोड़ ईस, मही जोड़ ईसह, और तीसरा नंबर कवि जोड़ इंद्र। आशा रखते हैं कि ये सवाल आपसे भली भांति बन जाएंगे। अब टाइप 3 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। टाइप 3, इसमें क्वेश्चन कहता है कि भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय। अब इसको हम लोगों को हल करना है। तो सबसे पहले हमें प्लस के पहले अंतिम वर्ण को बाहर निकालना पड़ेगा और प्लस के बाद में पहले वाले वर्ण को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर इधर से रहे यानी किसी इधर से अगर मात्रा रहे तो इसे हम ह्रस्व उ की मात्रा कहते हैं, अगर इधर से रहे तो हम दीर्घ उ की मात्रा कहते हैं। अगर अपने मूंछ को कोई इस प्रकार से ऊपर की ओर बनाए तो इसे ह्रस्व उ, अगर नीचे की ओर रहे तो दीर्घ उ होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से वर्ण को बाहर निकालने का काम करेंगे। तो ये जो मात्रा हमें दिखाई दे रहा है ये ह्रस्व उ है और ये भी जो है ह्रस्व उ है। तो ह्रस्व उ धन ह्रस्व उ हमें ध्यान देना है आगे की ओर।
इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखवाया है ह्रस्व उ धन ह्रस्व उ, यहां बनता है दीर्घ उ। ह्रस्व उ धन ह्रस्व उ, यहां बन रहा है दीर्घ उ, दीर्घ उ। तो यहां सबसे पहले लिखा गया है भान, अब हम लोग को जोड़ना है दीर्घ उ अर्थात इधर से। इसके बाद है दयः, अब मिल जाएगा तो बनेगा भानुदयः, यानी ह्रस्व उ धन ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ बनेगा भानुदयः। अगर यहां सवाल पूछे कि भानुदय में कौन कौन से वर्णों की संधि हुई है, तो ह्रस्व उ धन ह्रस्व उ मिल के बनता है दीर्घ उ। अगर इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आशा रखते हैं कि भली भांति बन जाएगा। तो दूसरा नंबर सवाल है सुजोड़ उक्ति। सुजोड़ उक्ति है, तो आशा रखते हैं कि यह क्वेश्चन जो है आपसे भली भांति बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो आगे का क्लास है, आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में आप लोग की होगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।